हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि हम आपको पता होगा कि हमारी पर्यावरण की सीरीज चल रही एसीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा तो प्लीज़ जाके हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज में जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे टैप करेंगे तो आपको सारे जितने भी मैंने अभी तक वीडियो सीरीज बनाया सबका एक कलेक्टिव सेट बना दिया है। आप मंडी निरीक्षक और बाकी सारे वीडियोस भी वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस वीडियो के चलने के दौरान ऊपर में लिंक चलते रहेगी, आप लिंक में भी टैप करके वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक सिंपल सा प्रमोशन हो गया। आज हम लोग चालू करने वाले हैं हॉटस्पॉट वैसे मैंने बता दिया था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी जो हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा हम लोग जैव भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे, होप स्पॉट देखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अभी से कर दीजिए, और कमेंट कर दीजिए कुछ भी, थम्स अप वगैरह जो भी आपको पसंद है। इसके अलावा वीडियो को बिना स्किप करे आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि उससे मेरा ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके के वीडियो कंटेंट्स बनाने का, क्योंकि व्यूज़ तो वैसे भी नहीं आ रहे हैं। तो एकमात्र तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि मैं दिन में 2 वीडियो बनाऊं तो आप वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। जो भी लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे देता हूं और बाकी जगह। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और बाकी सारे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। नीचे जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मेरा बहुत सारा कॉन्टैक्ट लिंक है, लाइक मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम। लिंक पे टैप करके आप मुझे मैसेज करेंगे अपने नाम और लोकेशन के साथ, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप लड़कियों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग है, 150 मेंबर से ऊपर है। तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप का ज़रूर हिस्सा बनिए, उससे आपको ही फ़ायदा है, ठीक है। बाकी सब बातें बाद में। हम लोग फोकस करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है हॉटस्पॉट। मैंने आपको बताया था कि भारत में 4 हॉटस्पॉट है और उसमें स्थित जीवों के बारे में, लेकिन मैंने इसके अंदर की चीज़ें नहीं बताई थी, वो हम लोग आज डील करेंगे। सबसे पहले जो हॉटस्पॉट की जो अवधारणा है, एक वैज्ञानिक ने पेश की थी जिसका नाम था नॉर्मन मायर्स 1988 में। और हॉटस्पॉट जो डिक्लेरेशन है वो एक क्या कह रहे चीज़ संस्था कर दी है जिसका नाम है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ठीक है। हॉटस्पॉट के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो क्राइटेरिया ये है कि 1500 स्थानीय प्रजातियाँ होनी चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जिसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जा रहा है उसमें स्थानीय प्रजातियों की संख्या 1500 हो सकती है, ठीक है। ये प्रजातियाँ आपके जीव जंतु प्लस फ्लोराज एंड फौना, मतलब पेड़ पौधे वनस्पति सबको मिला के 1500 स्थानीय प्रजातियाँ होनी चाहिए। इसके अलावा 70% उसमें नष्ट हो चुकी हूँ, ये भी क्राइटेरिया इसमें फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। अभी तक दुनिया में 35 हॉटस्पॉट इस आधार पर डिक्लेयर किए गए, जो कि दुनिया के 2.3% एरिया पे हैं, ठीक है। और इसमें विश्व की लगभग 60% प्रजातियाँ पाई जाती इन 35 हॉटस्पॉट में। मतलब दुनिया का 2.3% एरिया में ही दुनिया की 60% जैव विविधता है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं कि बाकी लैंड में क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें पादपों की 50% प्रजाति है और कशेरुकी प्राणी, मतलब जिसकी रीढ़ होती है, ठीक है। ऐसे जीव जंतुओं की संख्या लगभग 43% है, ठीक है। तो ये हॉटस्पॉट किस लिए इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैव विविधता इतनी डेंस है कि अगर इस तरीके का हम लोग एक सिस्टम चालू करें कि इनका रक्षण कर सके तो पारिस्थितिकी संतुलन और आपका पर्यावरण सुरक्षा दोनों हो सकती है। इसलिए इन हॉटस्पॉट को चिन्हित किया जाता है, ठीक है। तो जैव विविधता का सबसे पहले अधिक होना, ये इसका सैलिएंट फीचर है। इसके अलावा स्थानीय प्रजाति का अधिक होना, ये दूसरा सैलिएंट फीचर है। तीसरा सैलिएंट फीचर ये है कि प्रजाति पर विलुप्तता का खतरा हो, मतलब प्रजातियां डेंजर कंडीशन में हो। डेंजर कंडीशन मतलब नियर अबाउट टू एंड, ठीक है। मतलब उसमें कुछ संख्या में बचे हों जीव जंतु जो कि ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या बोला जाता है? हॉटस्पॉट बोला जाता है। और मैंने आपको 4 ऐसे हॉटस्पॉट इंडिया में बताए हैं। पहला पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, सेकंड पश्चिमी घाट, तीसरा सुंडालैंड और चौथा आपका इंडो वर्मा क्षेत्र। ये 4 हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। तो ये अवधारणा आपको पता है।
इसके अलावा आपके परीक्षावाणी के बुक में एक और कॉन्सेप्ट दिया है, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट। ठीक है, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट मतलब इनमें से भी बहुत ज़्यादा डेंस जैव विविधता जिन क्षेत्रों में पाई जाती है उनको कहा जाता है हॉटेस्ट हॉटस्पॉट, और वर्ल्ड में इनकी संख्या है 8। ठीक है, भारत का पूर्वी हिमालय क्षेत्र को छोड़ के जितने 3 क्षेत्र बचते हैं वो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो ये कुछ अवधारणा मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम लोग देखेंगे होप स्पॉट, जो हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए जैव विविधता से जुड़ी हुई एक और अवधारणा देखते हैं जिसका नाम है होप स्पॉट। ठीक है, और बेसिकली ये समुद्री संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अरे हाँ, एक और बात ये बोलनी है कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप पर्सनली पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, मैं पर्सनली पढ़ाता हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं और अभी मेरा कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से मैं अभी डिले हो रहा है मेरे वीडियोज़ पे। ठीक है, वो जैसे रेक्टिफाई हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनली पढ़ना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं आपको जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड जानकारी और फीस से रिलेटेड डिटेल दे दूंगा। ठीक है, तो ये बताना ज़रूरी था। और हाँ, कुछ लोग मुझसे मैथ्स पढ़ाने के लिए बोल रहे थे, भाई मैं मैथ्स पढ़ा दूंगा लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है बिना स्किप करे। सेकंड चीज़, आप शेयर करिए। व्यूज़ और ऑडियंस रिटेंशन अगर ज़्यादा आएगा तभी मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए यार। तो मेरे चैनल को ग्रो कराने में अगर आप हेल्प करेंगे तो मैं ऑब्वियसली बिना आपके बोले मैं आपको वीडियो प्रदान करूँगा। ठीक है, तो चलिए वो सब छोड़िए, ये देखते हैं होप स्पॉट क्या होता है। जैसे जैव विविधता से संबंधित जो क्षेत्र हमने हॉटस्पॉट पढ़ा था, वैसे ही समुद्री संवेदनशील क्षेत्रों को होप स्पॉट के रूप में विभाजित किया गया है। ठीक है, इस अवधारणा के जनक थे जो थे, उनका नाम था सिल्विया अर्ल। ठीक है, और उन्होंने मिशन ब्लू के तहत इन होप स्पॉट का निर्धारण करने में अपनी भूमिका निभाई थी। उन्होंने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 2009 में, और इसके तहत वर्ल्ड में 21 से 27 ऑफ अक्टूबर में 2013 फ्रांस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका नाम था 3rd अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षण क्षेत्र कांग्रेस। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन फ्रांसीसी समुद्री संरक्षित एजेंसी प्लस IUCN, इसके बारे में पढ़ेंगे IUCN क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं सब चीज़ बताऊंगा, टेंशन मत लो। इन दोनों के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया गया था। ठीक है, 2013 में। 2009 में इन्होंने प्रतिवेदन दिया, 2013 में ये सम्मेलन आयोजित किया गया, और इस तरीके से अभी वर्तमान में, और इसी सम्मेलन में निर्धारण किया गया होप स्पॉट का। पहले कुछ होप स्पॉट बनाए गए लेकिन बाद में 50 होप स्पॉट अभी वर्तमान में हैं। ठीक है, अगर आप भारत की बात करें तो भारत में 2 होप स्पॉट है, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को होप स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो जैसे जैव विविधता वाले जो हॉटस्पॉट होते थे उसी तरीके से समुद्रों में जैव विविधता से रिलेटेड होप स्पॉट का निर्धारण किया गया। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है आपका जैव भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, जंतुओं एवं वनस्पतियों में समानता एवं असमानता के आधार पर जैव भौगोलिक क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत में इतनी सारी वैरायटी है तो उनका एक क्लासिफिकेशन अलग से बनता है जिसका नाम है जैव भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, बुक में ऐसा दिया हुआ है कि विश्व में 2nd नंबर पर जैव विविधता ब्राज़ील के बाद भारत के जंगलों में पाई जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और इस तरीके से एक क्लासिफिकेशन ये है जैव भौगोलिक क्षेत्र। तो इसमें 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए कुछ प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं, और उसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, वहाँ पे कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और कौन प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक छोटा मोटा हिसाब याद रखिएगा, कितना % क्षेत्रफल वो भारत का कवर करता है। तो पहला जैव भौगोलिक क्षेत्र जो है उसका नाम है ट्रांस हिमालयन क्षेत्र, और बेसिकली ये लद्दाख, कश्मीर, सिक्किम के ऊपर के भागों और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अल्पाइन वनस्पतियाँ मिलती है। अल्पाइन मतलब विशेष प्रकार की वनस्पति जो कि आपके ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रमुख जीव है वो है स्नो लेपर्ड, मार्बल्ड कैट, ब्लैक नेक्ड क्रेन,
ठीक है, मतलब काली गर्दन वाला हंस, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो आपको जीव जंतुओं के नाम ज़रूर याद रखने हैं। इसके पहले मैंने आपको हॉटस्पॉट में कुछ जीव जंतु बताए थे, उनके भी नाम याद रखिएगा। वो केवल मज़े करने के लिए नहीं है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्टली इस प्रकार से, लॉयन टेल्ड मकाक कहाँ मिलता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो वेस्टर्न घाट पे मिलता है, क्योंकि वो एक क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। तो मतलब जो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा। सेकंड है आपका हिमालयन क्षेत्र, जो कि भारत के कुल 7.2% एरिया को कवर करता है, और ये पूरा हिमालय का क्षेत्र आता है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको वनस्पति मिलेगी टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति का मतलब कोनिकल शेप के जो ट्रीज मिलते हैं, ठीक है, जो कि ठंडे इलाकों में मिलते हैं, उस प्रकार की वनस्पति को टुंड्रा वनस्पति कहा जाता है। इसके अलावा स्टोन लेपर्ड और ब्राउन बियर हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद है तीसरा प्रकार का जैव भौगोलिक क्षेत्र, वो है मरुस्थल का। मरुस्थल हमारे भारत में कहाँ है, राजस्थान में, और थोड़ा पाकिस्तान के रीजन में, सिंध के इलाके में। ये भारत का लगभग 6.9% कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे प्रमुख जीव जो है वो है नीलगाय, जंगली गधे, ठीक है, चिंकारा, मरुस्थली लोमड़ी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हिंदी में सोन चिड़ैया बोलते हैं, और वहाँ पर एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है डेजर्ट नेशनल पार्क, वहाँ पे उसको संरक्षण किया जाता है। इसके बाद है आपका ब्लैक बक। आप चिंकारा और ब्लैक बक तो जानते ही होंगे, हमारे सल्लू भाई के ऊपर केस चल रहा है इससे रिलेटेड, ठीक है। मेरे ख्याल से चिंकारा वाला भी चल रहा है और ये ब्लैक बक वाला भी चल रहा है। अभी उनको जेल हुई थी, बट उनको अभी जमानत मिल गई, ठीक है। लेट इट बी। अर्ध शुष्क क्षेत्र मतलब सेमी एरिड एरिया, ठीक है, और ये बेसिकली वो क्षेत्र है जहाँ पर पानी तो हालांकि रहता है, लेकिन उतना पानी का सप्लाई सोर्स नहीं है। जैसे कि आपका डेक्कन प्लेटू, वहाँ पर रेड सॉइल है, रेड सॉइल वाटर कैपेसिटी बहुत कम रहती है, ठीक है। तो ऐसे एरिया जहाँ पर वाटर की कैपेसिटी कम होती है, तो वहाँ पर विशेष प्रकार की वनस्पति मिलती है, ठीक है। इसमें आता है आपका डेक्कन प्लेटू, मध्य रेगिस्तान। मध्य रेगिस्तान मतलब आपका जो मरुस्थली क्षेत्र में जो आपके वेस्टर्न पोर्शन ऑफ राजस्थान का आता है, ठीक है। सेंट्रल जो रेगिस्तान का एरिया है, ठीक है, वो एरिया आपके इस अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है, और ये भारत का 15.6% है, ये 6.9% था। यहाँ पे एक विशेष प्रकार की वनस्पति, कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, जिसके ग्रुप को बोला जाता है यूफोबिया, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। यहाँ का प्रमुख जीव है एशियाटिक लॉयन, और इसके लिए फेमस है आपका गिर नेशनल पार्क, जो कि आपके गुजरात में है, ठीक है। वैसे ही आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बताया। जंगली गधे के लिए फेमस है आपका सुंदरनगर में स्थित गुजरात में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वो भारत में क्या विश्व में एकमात्र जंगली गधे की सेंचुरी है, ठीक है। विश्व का सब मेरे को नहीं पता, भारत की लेकिन एकमात्र जंगली गधों की सेंचुरी है, ठीक है। मैंग्रोव वनस्पति आपके जो तटवर्ती इलाके हैं आपके गुजरात वगैरह के, वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति पे पाई जाती है। तो ये 3 प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु के नाम बता दिए। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है जैव भौगोलिक क्षेत्र का, पश्चिमी घाट, और ये 5.8% है। जो आपको पता होगा कि वेस्ट वाला जो पोर्शन है, जहाँ पे दीवार के रूप में आपके सह्याद्री हिल्स और आपके अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, ठीक है, तो उसको कहा जाता है वेस्टर्न घाट। ये 5.8% कवर करती है। यहाँ पे टाइगर, नीलगिरी ताहर, टाइगर तो जानते होंगे, वहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है, तदोबा वगैरह। नेशनल पार्क का हम लोग एक सेपरेट चैप्टर करेंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। नीलगिरी ताहर मतलब, ताहर का मतलब होता है पहाड़ी शेर, शेर भी मिलता है वहाँ पे। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल भी वहाँ पे मिलता है। इसके अलावा मैंने जैसे बताया था लॉयन टेल्ड मकाक, ये आपके वेस्टर्न घाट में मिलता है, ठीक है। तो ये सबको याद रखना है। छठवां आपका जो है वो उसका नाम है दक्कन प्रायद्वीपी क्षेत्र, और ये 43% एरिया कवर करता है, ठीक है। ये एरिया बेसिकली कहाँ पर है, भारत का जो सेंट्रल वाला रीजन है जहाँ पर सतपुड़ा रेंज है, वो इधर से वेस्टर्न घाट, इधर से ईस्टर्न घाट, जो ये बीच का एरिया बचता है वही है आपका दक्कन प्रायद्वीपी क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पे सभी प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। लाइक साउथ इंडिया में आपके बन्नरहट्टा, रन्नमकिट्टू और आपके बांदीपुरा, ये सब नेशनल पार्क है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर आपको हाथी भी मिलेगा, वहाँ पर शेर भी मिलेगा, ठीक है।
कर्नाटका में बहुत शेर है। इसके बाद आपका सतपुड़ा के नीचे, आपका सतपुड़ा को तो बोलते हैं जंगलों की रानी, और वहाँ पर, और जैसा आपको पता है एमपी जो है वो टाइगर स्टेट कहलाता है। इसके अलावा आपको तदोवा नेशनल पार्क मिलेगा। इसके अलावा आपको पेंच अभ्यारण्य मिलेगा, जहाँ पर आपके मतलब हमारे बाघ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अभी बाघ की गणना वाला भी एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी जनगणना हाल ही में हुई थी बाघों की। ठीक है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग नेशनल पार्क वाले चैप्टर में कवर करेंगे। आपको बस ये क्षेत्र याद रखना है, 43% एरिया वेस्टर्न घाट प्लस ईस्टर्न घाट प्लस सतपुड़ा के बीच का रेंज कहलाता है, दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद आपका गंगा का विशाल मैदान, और ये आपके राजस्थान से लेके वेस्ट बंगाल तक का पूरा एरिया कवर करता है। यहाँ पे आपके मैनग्रोव वनस्पति, आप जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सुंदरी नाम के वन वृक्ष पाए जाते हैं आपके सुंदरबन डेल्टा में। इसके अलावा भारतीय गैंडा भी मिलता है वहाँ पर, घड़ियाल जो कि एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, ब्लैक बग, हाथी और कछुआ, यहाँ पे सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये गंगा का मिसाल मैदान भी एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है आपके जैव भौगोलिक क्षेत्र का। इसके अलावा जो अभी 7 पढ़ लिए, 3 और बचे हैं, उसको हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए, बचे हुए जो 3 जैव भौगोलिक क्षेत्र थे उनको देख लेते हैं एक बार फटाफट से। सबसे पहले आपका उत्तर पूर्व क्षेत्र, और ये 5.2% भारत का हिस्सा कवर करता है। इसमें आपके उत्तर पूर्व क्षेत्र मतलब आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन जितने भी आपके आते हैं, असम का एरिया। ठीक है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, जिसमें प्रमुख है आपके बांस, जैक फ्रूट मतलब आपका जानते होंगे, कटहल को बोलते हैं, टूना चेस्टनट, ये मैं नहीं जानता क्या होता है, लेकिन ये तीनों चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है उसके बाजू में जितना भी आपका कोस्टल एरिया है उसको तटीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इसमें डॉल्फिन, घड़ियाल, ड्यूगोंग मतलब आपके समुद्री गाय बोलते हैं, एविफोना, रॉयल बंगाल टाइगर आपके जैसा कि आपको पता होगा कि आपके सुंदरबन के इलाकों में पाया जाता है। तो ये तटीय क्षेत्र भी आपका कवर हो गया, और इसका जो एरिया है वो नेग्लिजिबल है, उतना एरिया जैव भौगोलिक क्षेत्र में ये कवर नहीं करता। इसके बाद है आपका द्वीपीय क्षेत्र, और ये 0.03% है भारत के एरिया का। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में 2 ही द्वीपीय क्षेत्र आते हैं आपके, मेनली आपके लक्षद्वीप और आपके अंडमान निकोबार का आइलैंड। इसके अलावा कुछ गुजरात के तट में और थोड़े बहुत आपके वेस्ट बंगाल वगैरह के तट के आसपास द्वीप से मिलते हैं। ठीक है, इनमें भी आपके डॉल्फिन, जैक फ्रूट, कोकोनट, मोलस्क मतलब आपके सीपियाँ ये मिलती हैं, और ये पूरा आपका जैव भौगोलिक क्षेत्र कवर हो गया। आपको मेनली इसमें क्या याद रखना है, क्षेत्र के नाम याद रखने, परसेंटेज याद कर लो, कितना % क्षेत्रफल है वो याद रखना अगर कर लेते हो तो। लेकिन हाँ, ये जरूर याद रखना कि कहाँ, किस क्षेत्र में कौन सा जानवर और किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। ठीक है, आपके क्वेश्चन यही पूछेगा, जैसे कि मैंने आपको लॉ एंड ट्रेड मकाक के बारे में बताया, ऐसी बहुत फेमस क्वेश्चन है आपके यूपीएससी का, वो ऑलिव रेडली टर्टल को बहुत बार पूछता है। और आपको पता होगा भीतर खड़िका आइलैंड, वहाँ पे गहीर माता, 2 जगह ये हो गई, और आपके ग्रेट निकोबार, यहाँ पर आपके ग्रेट निकोबार में साउथ बटन जो नेशनल पार्क है वो ऑलिव रेडली टर्टल के लिए फेमस है। तो ये सब जो क्वेश्चन है आपके, जब आप ज़्यादा एग्जाम देंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे रहने देते हैं, इसके आगे की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। आपको एक काम करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके, तो आपको ज़्यादा वीडियो कंटेंट मिल सके, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, और हाँ, अगर आपको मुझसे पढ़ाई करनी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके डिटेल पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।